लॉ जो है स्टक डाउन हो जाता, लेकिन 3 लोगों का जब इस पर फेवर था इसीलिए अपहोल्ड हो गया है। तो पहले चलिए इसकी बेसिक जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इन अ लैंडमार्क रूलिंग मंडे में ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है 3:2 की मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन का 103rd अमेंडमेंट 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि 10% रिजर्वेशन देता था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ठीक है, इन द एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इतना क्लियर हुआ। ये इंस्ट्रूमेंट जो था ना, ये एक आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन था कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अलावा भी सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी क्लास हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। देखो हमारे यहाँ पे जो रिजर्वेशन है बेसिकली वो किसके ऊपर है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर। बट यहाँ पे जो है ना, ये भी देखा गया कि किस तरीके से कोई क्लास और सेक्शन जो डिसएडवांटेज में है, इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, उसको भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड बेला एम त्रिवेदी एंड JB पर्दीवाला, ये 3 जस्टिस हैं हमारे जो अग्री करते हैं इस अमेंडमेंट से, और वो ये बोलते हैं कि डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी रिटायर होने वाले हैं, UU ललित साहब, जो कि ट्यूसडे में ही रिटायर होंगे, आज ही की बात है, एंड जस्टिस S रविंद्रन भट्ट, इन्होंने बोला है कि भैया EWS कोटा जो है ये कॉन्ट्रडक्टरी है कॉन्स्टिट्यूशनल से और ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आपने 3 जजेस के नाम देखे जो फेवर में हैं, ये नाम पता होने चाहिए। 2 जो अगेंस्ट में है, उसमें एक तो चलो इजी है, UU ललित साहब का, दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा। और जो 3 इनके फेवर में थे वो कौन से थे, दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी एंड पर्दीवाला। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और चीज़ें इसमें जानते हैं किस तरीके से ये आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए कि इसका नाम क्या है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विथ 30 कनेक्टेड मैटर्स, ठीक है। बेंच किसकी कॉम्प्रोमाइज़ करी गई थी, UU ललित साहब, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, S रविंद्रन भट्ट, बेला एम त्रिवेदी, JB पर्दीवाला। The dissenting judges were of the view that economic criteria per se is permissible in relation to access of public goods under Article 15, but same is not true for Article 16, goal of which is empowerment through representation of the community, ठीक है। वही चीज़ें रिपीटेटिव लिखी हुई हैं। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, क्या ये कोटा था, कैसे आया था? तो देखो ये तो प्रेजेंट सिनारियो था जो हमने कर लिया है, पर अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो पीछे से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो पीछे से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 10% EWS कोटा जो है हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा, जिसमें आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर अमेंड किया गया था। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया है। 15 सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 जो है वो इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टू प्रोवाइड कोटा टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब देखते हैं, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें देखो ये कहा गया था कि भाई जो 50% रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, उनके अलावा 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी दिया जाए, सेंटर एंड स्टेट एडमिशंस के मामले में, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में, प्लस जॉब के मामले में, ठीक है। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो क्या किस बेसिस पे चैलेंज हुआ था? तो 2 ग्राउंड्स थे। पहला ग्राउंड इसका ये रखा गया था कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। देखो आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मैंने आई थिंक आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हुए भी पढ़ाई है, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन जो है ना, वो कोई ऐसे लिखा तो नहीं है कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने वेरियस जजमेंट से फाइंड करता है कि हाँ यार ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बोली जा रही है कि भैया इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में। दूसरा ये बोला जा रहा था कि 1992 की एक रूलिंग है, इंदिरा स्वामी अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा था कि रिजर्वेशन जो है ना 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता है। तो फिर भैया ये 10% आप और दे रहे हो, तो 50 + 10 है तो 60 हो गया, तो ये कैसे अलाउड है? तो यहाँ पे इन 2 मामले को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट को में इस बातों को चैलेंज किया गया था। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहली चीज यहाँ पे चैलेंज करी गई थी, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा, इट वायलेट्स द सुप्रीम कोर्ट्स 1992 रूलिंग इन इंदिरा स्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच अपहेल्ड द मंडल रिपोर्ट एंड केप्ट रिजर्वेशन एट 50%। क्लियर हुआ? ये 2 चीजें जो हैं यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज बनी थी। इसके बाद
गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट का ये कहना था, देखिए कि आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डीपीएसपी की बात, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 46 है वो ये कहता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का भी ध्यान रखा जाए और उनके इंटरेस्ट में भी कुछ चीज़ें करी जाएं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जाए। तो डीपीएसपी का ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है कि आर्टिकल 46 में जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे बैठती है, तो हमने देखा कि आर्टिकल 143 सब क्लॉज 3 जो है ये कहता है एटलीस्ट 5 जजेस नीडेड टू हियर केसेस, जिसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर इंटरप्रिटेट करने की जरूरत है, तब आप जो है एटलीस्ट 5 जज की बेंच बना सकते हैं, जिसको हम लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। 5 मिनिमम है, इसमें मैक्सिमम 13 भी हमने देखी हुई हैं। प्राइवेसी वाला जजमेंट आपको याद होगा, वहाँ पे 9 होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक और केस में बैठ सकती हैं, जब आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो हैं वो कोई रेफरेंस करें कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर कि भाई ये मैटर जो है इस पर बताइए आपका क्या ओपिनियन है, तब भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ सकती है। तो हमने क्या जाना है यहाँ पे, एटलीस्ट 5 जजेस नीड टू हियर केसेस दैट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 9 जजेस की बेंच जो है हमने देखी थी प्रीवियसी वर्डिक्ट में, 13 केशवानंदा में देखी हुई है। तो ये है, ठीक है। क्लॉज जो है आर्टिकल 140 कहाँ पे प्रोविजन है, आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में प्रोविजन है, ठीक है। अब एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ, हमने क्या क्या जाना है इसके बारे में। सबसे पहले देखो अभी क्या हुआ, हमने ये देखा 3:2 का वर्डिक्ट आया है। 3 में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, JB पर्डीवाला साहब हैं। प्लीज़ एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा है। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ही दी हैं, ठीक है। फिर 2 जो हैं आपकी मैंने बताया, जो यूयू ललित साहब हैं और आपके देयर इज अनदर नेम हाँ रविंद्रन भट्ट साहब है सॉरी गाइस। तो इनका डिसेंटिंग ओपिनियन था, डिसेंटिंग मतलब अगेंस्ट जो जजमेंट आया है उसके अगेंस्ट में जो रहता है उसको डिसेंटिंग बोल देते हैं। केस का नाम हमने देख लिया है, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, पूरा हमने मैटर जाना है। इसके बाद क्या 2 ग्राउंड्स था जिस पे इसको चैलेंज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कैसे बैठती है, क्या प्रोविज़न होता है, वो भी हमने देख लिया है। आर्टिकल 46 डीपीएसपी का जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात भी करता है। इसके बाद